तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं काइजू नंबर 8 के बारे में। तो काइजू नंबर 8 की मांगा वैसे ही बहुत पॉपुलर है और इसीलिए जब से इसका एनीमे स्टार्ट हुआ है तभी से दुनिया भर में काइजू नंबर 8 की हाइप और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और काइजू नंबर 8 का एनीमे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनीमे बनता जा रहा है। काइजू नंबर 8 की स्टोरी की बात की जाए तो इसके अंदर बेसिकली एक काइजू वर्ल्ड दिखाया गया है, यानी कि एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर काइजूस एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इन्हीं सारे काइजूस को मारने के लिए यहाँ पर काइजू हंटर्स भी हैं और जो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है यानी कि काफका हिबिनो, वो भी काइजूस को किल करने वाला काइजू हंटर ही बनना चाहता है। सो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम काइजू नंबर 8 के मेन कैरेक्टर काफका की बात करते हैं और उसके काइजू हंटर बनने की जर्नी को जानते हैं। बेसिकली मांगा के शुरुआती चैप्टर्स के अंदर काफका काइजू हंटर बनने के लिए एक टेस्ट देता है और इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हाँ, वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, यानी कि स्टोरी की शुरुआत से लेकर पूरे टेस्ट तक का पार्ट। और हाँ, आज की वीडियो के अंदर आप सभी काइजू नंबर 9 के बारे में भी जानेंगे, जो की बेसिकली काइजू नंबर 8 की स्टोरी का पहला बड़ा विलन है। सो आज आप सभी को इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, इसीलिए आप सभी इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। बाकी इस वाले वीडियो के ऊपर हमने 2000 लाइक्स का एम रखा है, इसीलिए आप सभी जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर देना और एम भी छोटा सा है, इसीलिए जल्दी से पूरा कर देना। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स के अंदर काइजू नंबर 8 जरूर लिखना। तो अब इसी बात पे चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जापान से, जहां हम ये देखते हैं कि जापान के एक शहर के अंदर एक बड़ा सा मॉन्स्टर काइजू अटैक कर देता है और देखते देखते सब कुछ बर्बाद करने लगता है। लेकिन अगले पल उसे मारने के लिए वहां पर काइजू हंटर्स आते हैं और वो एक ही बार में उसे ढेर कर देते हैं, जिसके बाद उस काइजू की डेड बॉडी वहीं पर गिर जाती है। अब काइजू नंबर 8 यूनिवर्स के काइजू थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि जहाँ अटैक ऑन टाइटन और डीमन स्लेयर के वर्ल्ड के अंदर हमने देखा है कि वहाँ पर जैसे टाइटन्स और डीमंस को मारा जाता है वैसे वो लोग गायब हो जाते हैं, या यूं कहें धीरे धीरे करके पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस यूनिवर्स के काइजू बिल्कुल भी खत्म नहीं होते और उनकी डेड बॉडी रियल मॉन्स्टर की तरह पड़ी रहती है। एंड इसीलिए इनकी डेड बॉडीज को साफ करने के लिए यहाँ पर कई सारी क्लीनिंग कंपनीज है। एक क्लीनिंग कंपनी इस काइजू को साफ करने आती है और इस क्लीनिंग कंपनी के जो बंदे यहाँ पर आते हैं उन्हीं में से एक का नाम होता है काफका हिबिनो, जो कि ये आदमी होता है। एंड यही हमारी पूरी कहानी का मेन कैरेक्टर है। काफका की एज 32 ईयर्स होती है, यानी कि 32 साल, और उसका सपना होता है कि वो भी एक काइजू हंटर बने। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो काइजू हंटर नहीं बन पाया होता है और इसीलिए थक हार कर उसे क्लीनिंग कंपनी में काम करना पड़ता है। लेकिन क्लीनिंग कंपनी में काम करने के दौरान ही काफका को काइजूस के बारे में काफी कुछ पता चल गया होता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जिन काइजू हंटर्स ने काइजू को मारा है वो काइजू हंटर्स के डिवीजन 3 का पार्ट है और इसी डिवीजन 3 की जो कैप्टन है उसका नाम है मीना अशीरो। एंड ये मीना अशीरो काफका की बचपन की दोस्त होती है। इधर काफका और उसकी टीम अपना काम पूरा करती है और काइजू से होने वाली सारी गंदगी को साफ करके उस काइजू के बॉडी के मेन पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड ये क्लीनिंग कंपनी वाले ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि इन्हीं सारे बड़े बड़े काइजूस की बॉडी के अंदर काफी सारे मेन पार्ट्स भी होते हैं। एंड इनकी बॉडी के इन्हीं सारे पार्ट्स का इस्तेमाल करके काइजू हंटर्स के लिए कई सारे पावरफुल सूट्स और हथियार बनाए जाते हैं और फिर वो काइजू हंटर्स उनका इस्तेमाल इन काइजूस के खिलाफ ही करते हैं। अपने काम को पूरा करके काफका अपने घर आता है और अपने घर आकर काफका मीना के बारे में सोचता है। काफका अपनी स्टोरी में याद करता है कि जब वो और मीना छोटे थे तब उसी टाइम पर एक बड़े से काइजू ने उनके इलाके पर हमला कर दिया था, जिस वजह से काफका और मीना का सिर्फ घर ही नहीं बल्कि उनका पूरा इलाका ही बर्बाद हो गया था। और इसीलिए उन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि वो बड़े होकर काइजू हंटर्स बनेंगे और सारे काइजूस को खत्म कर देंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर मीना तो काइजू हंटर बन चुकी है, लेकिन काफका कभी भी काइजू हंटर नहीं बन पाया। लेटर ऑन स्टोरी में हम ये देखते हैं कि काफका अगले दिन अपनी कंपनी में जाता है एंड उसकी कंपनी में एक नया लड़का ज्वाइन होता है जिसका नाम होता है रेनो इचिकावा और वो सिर्फ और सिर्फ 18 साल का होता है। रेनो इचिकावा का भी सपना होता है कि वो भी काइजू हंटर बने और जब तक उसके काइजू हंटर के एग्जाम नहीं हो जाते तब तक वो इस कंपनी में काम करके काइजूस के बारे में जानना चाहता है। यहाँ पर वो काफका के बारे में जानता है और काफका भी रेनो से मिलता है। लेकिन रेनो को काफका के बारे में जानकर काफी हैरानी होती है और वो इसीलिए क्योंकि वो ये जानता है कि काफका ने अपना काइजू हंटर बनने का सपना ड्रॉप कर दिया है। एंड उसके लिए बात काफी शॉकिंग है क्योंकि वो काफका से कहता है कि वो अपने काइजू हंटर बनने के सपने को कभी नहीं छोड़ेगा एंड वो उसकी तरह यानी कि काफका की तरह कभी भी गिव अप नहीं करेगा। इन सब बातों से काफका काफी चिढ़ जाता है और रेनो भी काफका को पसंद नहीं करता है। बट हम ये देखते हैं कि उनकी कंपनी वाले उन दोनों को साथ में काम देते हैं और उन दोनों को एक टीम बनकर काइजू क्लीनिंग का काम करना पड़ता है। हालांकि उस दौरान काफका रेनो की काफी हेल्प करता है और वो उसे वो सारे तरीके बताता है जिनसे कि उसे अपने काम में तकलीफ ना आए। अब काफका को अपनी मदद करता देख उसे काफी अच्छा लगता है और इसीलिए धीरे धीरे करके रेनो इचिकावा काफका को पसंद करने लगता है एंड उसके मन में काफका को लेकर इज्जत आ जाती है और इसीलिए वो मदद के बदले में काफका से थैंक यू भी कहता है। इसके साथ ही रेनो इचिकावा काफका को ये भी बताता है कि डिफेंस फोर्सेज वालों ने जो कि काइजू हंटर्स को रिक्रूट करते हैं उन्होंने काइजू हंटर बनने की एज को 33 ईयर्स कर दिया है और अब क्योंकि काफका 32 ईयर्स का है इसीलिए उसके पास 1 साल बाकी है एंड इसीलिए अगर वो चाहे तो अपना आखिरी अटेम्प्ट लगाकर एक सक्सेसफुल काइजू हंटर बन सकता है और अपने सालों पुराने सपने को पूरा कर सकता है। अब हालांकि काफका और रेनो यहाँ पर ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बड़ा सा काइजू रेनो के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है और वो सीधा रेनो को खाने की कोशिश करता है। लेकिन वो रेनो को खा पाता कि उससे पहले ही काफका उसके ऊपर जंप करता है और वो रेनो को लेकर साइड में कूद जाता है एंड इस तरह से वो रेनो की जान बचाता है। इस दौरान रेनो और काफका दोनों काफी जख्मी हो जाते हैं बट तब भी काफका अकेले उस काइजू से लड़ने लगता है और रेनो को वहाँ से जाने के लिए कहता है,
जिसके बाद रेनो ऐसा ही करता है और वो जल्दी से जाकर काइजू हंटर्स को ले आता है, जिसके बाद काइजू हंटर्स वहाँ पर आकर उस काइजू को मार देते हैं। अब उस काइजू को तो मार दिया जाता है, लेकिन उसके हमलों की वजह से काफका और रेनो काफी जख्मी हो चुके थे एंड इसीलिए उन दोनों को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है, जहाँ पर उनका इलाज किया जाता है ताकि उन दोनों की इंजरीज रिकवर हो सके। हॉस्पिटल के अंदर रेनो और काफका एक ही रूम में होते हैं एंड वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर हम ये देखते हैं कि काफका के सामने एक छोटा सा काइजू उड़ता हुआ आता है और वो काफका के सामने आकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और फिर ये बोलकर वो काफका के मुंह में घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वो छोटा सा काइजू काफका के मुंह में जाता है, वैसे ही काफका एक काइजू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस तरह से काफका हिबिनो एक काइजू बन जाता है। अब जैसे ही काफका एक काइजू बनता है, वैसे ही रेनो उसे देखकर बहुत जोर से चिल्लाता है एंड इसीलिए उसकी आवाज सुनकर एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर आता है और वो उन दोनों के रूम का गेट खोलता है। लेकिन जैसे वो बूढ़ा आदमी काफका के काइजू फॉर्म को देखता है, वैसे वो उससे बहुत डर जाता है। बट ये देखकर काफका उसके पास जाता है और उस बूढ़े आदमी को देखकर हंसने लगता है ताकि उस बूढ़े आदमी को उससे डर न लगे। लेकिन काफका के काइजू फॉर्म की हंसी इतनी डरावनी होती है कि उसे देखकर वो बूढ़ा आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद ही काफका अपने रूम के गेट को पूरी तरह से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो ऐसा करता है वैसे वो गेट टूट जाता है एंड उस वजह से वहाँ पर बहुत जोर से आवाज आती है। आवाज सुनकर आसपास के सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और अब क्योंकि सारे लोग काफका के पास आकर उसे देखने वाले होते हैं, इसीलिए काफका खिड़की से कूदकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो जैसे खिड़की खोलता है वैसे उसके हाथों से खिड़की भी टूट जाती है। लेकिन अगले पल वो खिड़की से जंप लगाकर नीचे कूद जाता है और रेनो इचिकावा भी उसके पीछे पीछे कूद जाता है। दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि आसपास के सारे लोगों के फोन के ऊपर एक काइजू के होने का अलर्ट आ जाता है और सभी को बताया जाता है कि ये काइजू सरेआम घूम रहा है। इधर काफका और रेनो दोनों रोड पर भाग रहे होते हैं, बट तभी काफका की बॉडी और भी ज्यादा ट्रांसफॉर्म होकर अजीब हो जाती है। लेकिन तभी काफका के मुंह से एक छोटा सा काइजू मॉन्स्टर निकलता है और वो लंबा होकर पास के कौवे को खा जाता है और फिर उसे खाते ही काफका एक बार फिर से नॉर्मल हो जाता है, यानी कि वो अपने नॉर्मल काइजू फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद वो लोग काफी आगे आ जाते हैं, लेकिन तभी वो लोग अपने सामने देखते हैं कि उनके आगे एक बड़ा सा काइजू है जिसने कि एक घर के ऊपर हमला कर दिया है। अब उस बड़े से काइजू को देखकर रेनो और काफका ये सोचते हैं कि उनके पास ये अच्छा मौका है, वो इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से गायब हो सकते हैं और अगर डिफेंस फोर्सेस वाले यहाँ पर आते भी हैं तो उन्हें ये बड़ा सा काइजू दिखेगा और इसीलिए इस तरीके से काफका बच जाएगा। लेकिन वो सब ये सोच ही होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि वो काइजू एक घर पर अटैक कर रहा है और उस घर में एक छोटी सी बच्ची होती है जिसकी मॉम उसके सामने बिल्डिंग के नीचे दबी पड़ी होती है एंड इसीलिए वो अपनी मॉम को देखकर रो रही होती है। उस बच्ची की मदर उससे कहती है कि वो उसे छोड़कर चली जाए, लेकिन वो बच्ची अपनी मॉम को छोड़कर नहीं जाती। इतने में वो काइजू पीछे से उन पर अटैक करने आता है और वो उस बच्ची को खाने वाला होता है कि तभी हम ये देखते हैं कि काफका उसके मुंह पर अटैक करता है एंड वो उसके एक गाल पर जोर से पंच मारता है। काफका का पंच इतना पावरफुल होता है कि वो बड़ा सा काइजू सीधे दूर जाकर गिरता है और ये देखकर काफका को भी ये भरोसा नहीं होता कि उसके अंदर इतनी पावर्स है। लेकिन इसके बाद वो काइजू फिर से वापस अटैक करता है और इसीलिए काफका उस पर दोबारा हमला करता है और इस बार के अटैक में वो उस काइजू को पूरी तरह से खत्म कर देता है। जिसके बाद वो काइजू मारा जाता है और उसकी बॉडी से इतना ब्लड निकलता है कि उसकी वजह से उनके आसपास खून की बारिश हो जाती है। लेकिन इस तरह से काफका और रेनो उस छोटी बच्ची और उसकी मदर को बचा लेते हैं एंड इसीलिए यहाँ पर ये छोटी सी बच्ची काफका को थैंक यू भी बोलती है। अब इसके बाद रेनो और काफका दोनों वहाँ से चले जाते हैं एंड इसके बाद हमें सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन न्यूज में हम ये देखते हैं कि सभी लोगों ने काफका के काइजू को देख लिया है और इसीलिए अभी उसके बारे में न्यूज में दिखाया जा रहा है एंड लोगों को ये बताया जा रहा है कि डिफेंस फोर्सेज वालों ने एक नए काइजू को देखा है और उन्होंने इस काइजू का नाम दिया है काइजू नंबर 8। अब हम ये देखते हैं कि इस खबर के बारे में रेनो भी देखता है और इसीलिए वो ये समझ जाता है कि उसे और काफका को अलर्ट रहना पड़ेगा, वरना काइजू नंबर 8 काफका ही है इस बारे में लोगों को पता लग जाएगा। इसके अगले पल रेनो और काफका के लिए एक चिट्ठी आती है और उसे जैसे रेनो खोलता है वैसे उसे पता लगता है कि वो और काफका दोनों ही काइजू हंटर्स के फर्स्ट एग्जाम के अंदर पास हो चुके हैं। ये खबर जानते वो सीधा काफका के पास जाता है और उसे इस बारे में बताता है, लेकिन वो ये देखता है कि काफका इस टाइम पर भी काइजू बना हुआ है और वो काइजू बनकर ही खाना खा रहा है। ये देखकर रेनो को गुस्सा आता है और वो काफका को लात से मारता है और इसके बाद वो काफका के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कहता है कि उसे समझना चाहिए कि उसका इस तरह से काइजू बनकर घूमना बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस तरह से वो दुनिया के सामने आ सकता है और इसीलिए ये सुनकर काफका रेनो से माफी भी मांगता है। बट यहीं पर ही हम ये भी जानते हैं कि अब काफका ने अपने काइजू फॉर्म के ऊपर काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है और इसीलिए वो जब चाहे अपने काइजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और जब चाहे तब काइजू से दोबारा इंसान भी बन सकता है। इसके बाद ही रेनो और काफका दोनों ही अपने एग्जाम के बारे में बात करते हैं एंड वो दोनों ये बताते हैं कि उनका पहला एग्जाम रिटर्न एग्जाम था, इसीलिए उन दोनों ने उसे पास कर लिया है, लेकिन उनका सेकंड एग्जाम प्रैक्टिकल होगा और वो भी असली काइजू हंटर्स के साथ, और इसीलिए अब उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। इसके बाद 10 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद हम सभी वेस्ट टोक्यो वेन्यू देखते हैं और ये वही एरिया होता है जहाँ पर डिफेंस फोर्सेस का सेकंड एग्जाम होता है। काफका और रेनो दोनों अपने एग्जाम देने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आते ही दोनों काफका की कार से उतर जाते हैं और काफका अपनी कार को पार्किंग में पार्क कर देता है। यहाँ पर खड़े होकर वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है एंड वो यहाँ काफका से कहती है कि उसने जहाँ पर अपनी कार पार्क की है वो असल में उसकी जगह है और इसीलिए वो ये चाहती है कि वो अपनी कार को हटाए ताकि वो यहाँ पर अपनी कार को पार्क कर सके। लेकिन काफका उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी जगह खाली है, इसीलिए वो कहीं भी पार्क कर सकती है। लेकिन वो लड़की उससे कहती है कि असल में जहाँ पर काफका ने अपनी गाड़ी खड़ी की है उस पार्किंग स्पॉट का नंबर है 55, यानी कि 5 और 5, और उस लड़की के हिसाब से 5 उसका लकी नंबर है, इसीलिए वो ये चाहती है कि वो अपनी कार को यहीं पर पार्क करे। अब यहाँ पर काफका उसकी बात नहीं मानता और इसीलिए वो लड़की काफका से कहती है कि अब वो खुद ही उसकी कार को हटा देगी और फिर ये बोलकर वो अपनी ड्रेस उतारती है। बट जैसे ही वो ऐसा
जैसा करती है वैसे हम ये देखते हैं कि उस लड़की ने अंदर से एक सूट पहना होता है और काफका जैसे उस सूट को देखता है वैसे वो समझ जाता है कि आखिरकार वो कौन सा सूट है। अपने सूट को एक्टिवेट करके वो लड़की सीधा काफका की गाड़ी के पास जाती है और अपने एक ही हाथ से काफका की गाड़ी को उठा लेती है और एक ही बार में उसे साइड में फेंक देती है। ये देखकर काफका जोर से चिल्लाता है और कहता है कि वो उसकी कंपनी की गाड़ी है। बट यहाँ पर उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस जगह पर अपनी कार को पार्क कर लेती है। एंड इसके आगे वो बताती है कि उसका नाम किकोरू शिनोमिया है और वो भी यहाँ पर काइजू हंटर्स का एग्जाम देने आई है। हालांकि इसके बाद ही काफका सीधा अपनी गाड़ी के पास जाता है एंड वो अपनी काइजू पावर को यूज करके अपनी गाड़ी को सीधा कर लेता है। बट ये देखकर किकोरू शिनोमिया के छक्के छुड़ जाते हैं और वो काफका की स्ट्रेंथ को देखकर चौंक जाती है। हालांकि ऐसा करने के बाद ही काफका किकोरू के सामने थोड़ी हवाबाजी करता है एंड वो किकोरू से कहता है कि मेरा नाम काफका हिबिनो है, आइंदा से याद रखना। हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी बहस के बाद ही किकोरू शिनोमिया यहाँ से चली जाती है। बट उसके जाने के बाद ही रेनो काफका के ऊपर चिल्लाता है और वो काफका के ऊपर काफी गुस्सा होता है और वो इसीलिए क्योंकि काफका ने ऐसे खुलेआम अपनी पावर्स को यूज किया था। इसके बाद काफका और रेनो दोनों अपने टेस्ट देने के लिए बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और अगले सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि इनका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। टेस्ट में सबसे पहले रेस होती है जहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को भगाया जाता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इस रेस के अंदर काफका सबसे पीछे होता है और वो बहुत ही जल्दी हाफने लगता है। इसके बाद काफका नेट पर चढ़ता है और इस तरह से दूसरे टेस्ट देता है, लेकिन इन सभी में काफका काफी पीछे होता है और उसे ये सब करने में काफी दिक्कतें होती है। और फिर इस तरह से हम ये देखते हैं कि इस पूरे टेस्ट के अंदर 225 कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन 225 में से काफका की रैंक 219 होती है, यानी कि काफका सबसे नीचे के रैंक्स में होता है। हालांकि यहीं पर काफका के पास ही किकोरू भी आती है और वो काफका की इस हालत को देखकर उसका मजाक भी उड़ाती है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि डिफेंस फोर्सेस के 3rd डिवीजन की कैप्टन मीना आशिरो और 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन सोशिरो होशिना दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो यहाँ पर सारे कैंडिडेट्स की डिटेल देख रहे होते हैं। अब असल में ये दोनों इस पूरे टेस्ट के इंचार्ज होते हैं, यानी कि इस पूरे टेस्ट को करवाने की जिम्मेदारी इन दोनों की होती है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मीना आशिरो कैंडिडेट्स के लिस्ट के अंदर अपने बचपन के दोस्त काफका को भी देखती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट को देखकर भी वो कोई रिएक्शन नहीं देती एंड वो अपने वाइस कैप्टन से यानी कि सोशिरो होशिना से टेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए कहती है। इधर दूसरी तरफ टेस्ट के फील्ड के ऊपर हम ये देखते हैं कि इन सभी कैंडिडेट्स का फिटनेस एग्जाम पूरा हो जाता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि इस वाले फिटनेस टेस्ट के अंदर हारुइची इजुमो नाम का कैंडिडेट सेकंड आया है, हारू फुरोहाशी नाम का कैंडिडेट 3rd आया है एंड इस पूरे टेस्ट के अंदर जो फर्स्ट आया है उस कैंडिडेट का नाम है आओई कागुराशी। हालांकि इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि इस पूरे टेस्ट के अंदर किकोरो का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। अब मैच का फर्स्ट हाफ पूरा हो जाता है और इसीलिए मैच के फर्स्ट हाफ के पूरा होने के बाद सेकंड हाफ को स्टार्ट किया जाना था और इसीलिए उसे स्टार्ट करने के लिए 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन यानी कि सोशिरो होशिना उन सबके पास आता है और वो सभी कैंडिडेट्स को एक बड़े से गेट के पास लाता है। सोशिरो सभी कैंडिडेट्स को अपने बारे में बताता है एंड वो सभी से कहता है कि वो 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन है और उसका नाम सोशिरो होशिना है एंड अभी वो ही इस पूरे टेस्ट को कंडक्ट करेगा। वो सभी कैंडिडेट्स को बताता है कि अगर उन सभी को टेस्ट के सेकंड हाफ को भी पार करना है तो इस गेट के पीछे जितने भी काजू मॉन्स्टर्स हैं उन सबको उन्हें हराना होगा। और फिर ये बोलकर वो उस बड़े से गेट को खोल देता है एंड फिर जैसे गेट खुलता है वैसे हम ये देखते हैं कि गेट के पीछे कई सारे बड़े बड़े काजू मॉन्स्टर्स होते हैं। हालांकि यहीं पर ही सोशिरो उन सभी कैंडिडेट्स को लड़ने से पहले एक सूट देता है और सूट पहनाते हुए वो सभी से कहता है कि ये सूट डिफेंस फोर्सेस का स्पेशल सूट है जिसे काइजू से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है और जो भी हंटर जैसे इस सूट को पहनता है वैसे ये सूट उसकी पावर्स को बढ़ा देता है। इसके बाद ये सोशिरो सभी से कहता है कि वो सभी सूट पहनकर अपने अपने रिलीज फोर्स को चेक करें और ये रिलीज फोर्स बेसिकली परसेंटेज में होती है, यानी कि 1% से लेकर 100% तक और ये जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब यही होगा यानी कि वो अपने सूट के कितने परसेंट पावर को यूज कर पा रहा है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रेनो के सूट का रिलीज फोर्स 8% होता है, लेकिन अगले पल हमें किकोरू का रिलीज फोर्स दिखाया जाता है और किकोरू का रिलीज फोर्स 46% होता है जो कि काफी ज्यादा होता है। यहीं पर ही हमें पता लगता है कि डिफेंस फोर्सेस के अंदर जितने भी ट्रेंड काइजू हंटर्स हैं उन सभी का रिलीज फोर्स 20% के आसपास होता है, लेकिन किकोरू का तो 46% है एंड इसीलिए जैसे सोशिरो किकोरू का रिलीज फोर्स देखता है वैसे वो खुद से ये कहता है कि किकोरू का रिलीज फोर्स अभी सही एक लीडर जितना है। हालांकि इसके साथ ही जो पहले टेस्ट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए थे हमें उन तीनों का भी रिलीज फोर्स दिखाया जाता है। आओई जो फर्स्ट आया था उसका रिलीज फोर्स 15% होता है, हारुइची जो सेकंड आया था उसका रिलीज फोर्स 18% होता है और हारू फुरुहाशी जो कि थर्ड आया था उसका रिलीज फोर्स 14% होता है। अब ये सब देखकर रेनो इचिकावा अपनी बॉडी पर जोर देता है और अपने रिलीज फोर्स को बढ़ाने की कोशिश करता है, बट ये देखकर सोशिरो उससे कहता है कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर उसका रिलीज फोर्स कम से कम 1% भी है तो तब भी उसे पास कर दिया जाएगा। बट इसके आगे वो ये कहता है कि उसने आज तक कोई भी ऐसा नहीं देखा कि जिसका रिलीज फोर्स 1% भी ना हो, लेकिन फिर अगले पल हमें काफका का रिलीज फोर्स दिखता है जो कि 0% होता है। ये देखकर वाइस कैप्टन सोशिरो की हंसी छूट जाती है और वो काफका के रिलीज फोर्स को देखकर कहता है क्या सच में 0? हालांकि यहीं पर ये डिफेंस फोर्स की दूसरी मेंबर होती है जिसका नाम होता है कोनोमी एंड कोनोमी काफका के रिलीज फोर्स को देखकर ये कहती है कि शायद से हो ना हो ये कोई एरर होगा क्योंकि वैसे भी 0% रिलीज फोर्स किसी का नहीं होता। ये सब सुनकर काफका भी अपनी बॉडी पर जोर देता है एंड वो सबसे कहता है कि उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए, वो पूरी कोशिश करेगा और अपने रिलीज फोर्स को बढ़ा लेगा। बट ये सुनकर वाइस कैप्टन सोशिरो और हंसता है और वो काफका से कहता है कि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि इसके बाद सोशिरो सभी को इकट्ठा करता है एंड वो सभी को काइजू से लड़ने के लिए भेज देता है। इसके बाद ही सभी कैंडिडेट्स अपने अपना सूट पहनकर सीधा काइजूस को मारने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किकोरू शिनोमिया
देखते ही देखते कई सारे काइजूस को खत्म कर देती है और उन सभी काइजूस को मारने में उसे ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता। यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, बट यहीं पर ही हम काफका को देखते हैं जिससे कि अपना हथियार भी नहीं उठाया जा रहा होता है। हालांकि जैसे इन सबको थोड़ा सा समय होता है वैसे ही काफका को कुछ चीजें काफी अजीब लगती है और इसीलिए वो रेनो से कहता है कि यहाँ पर डिफेंस फोर्सेज वालों ने काफी सारे सेंसर्स और ड्रोन्स लगा रखे हैं और वो हर तरफ से हम सब पर निगरानी रख रहे हैं, बट आखिर उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ रही है। अब काफका जैसे ही बातें बोलता है वैसे ही रेनो भी ये समझ जाता है कि उस पूरे फाइट में डिफेंस फोर्सेज वाले ये नहीं देखना चाहते कि किस कैंडिडेट ने कितने काइजूस को मारा है, बल्कि इसके अलावा वो ये देखना चाहते हैं कि सभी कैंडिडेट्स में कोऑर्डिनेशन कितना है एंड वो काइजूस को मारने में एक दूसरे की कितनी हेल्प कर रहे हैं। और इसीलिए मैच के पैटर्न को समझते ही काफका और रेनो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अब वो दोनों दूसरे कैंडिडेट्स की मदद करेंगे ताकि वो लोग काइजूस को मार सके। और अगर यहाँ पर वो लोग अच्छे से सपोर्ट दिखाएंगे और दूसरे कैंडिडेट्स की मदद करेंगे तो हो ना हो उन दोनों को भी पास कर दिया जाएगा। अब इसके बाद ही काफका और रेनो अपने पास ही दो कैंडिडेट्स को देखते हैं जिनमें से एक हारोइची होता है एंड वो लोग पहले से ही काइजू से फाइट कर रहे होते हैं और इसीलिए काफका और रेनो सीधा उनके पास जाते हैं और वहाँ पर आकर काफका एक छोटा सा बॉम्ब निकालता है और उसे अपने सामने खड़े काइजू के कान के ऊपर मारता है जिससे कि वहाँ पर ब्लास्ट होता है और उस काइजू को काफी नुकसान होता है। बट अगले पल हम ये देखते हैं कि एक दूसरा काइजू पीछे से काफका को पकड़ लेता है और वो काफका को दूर फेंक देता है और इस वजह से काफका को काफी इंजरीज आती है। लेकिन इसके आगे जैसे वो काइजू काफका को और मारता कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि उस काइजू को कीकोरू मार देती है और इस तरह से वो काफका की मदद करती है। काइजू को मारकर कीकोरू काफका से कहती है कि मैं अपनी फील्ड पर अपने सामने किसी को मरते हुए नहीं देख सकती। इसके बाद ही मैच आगे बढ़ता है और दूसरे कैंडिडेट्स भी काफी अच्छे से काइजूस को मार रहे होते हैं। यहाँ पर रेनो काफका के पास आता है और अब क्योंकि काइजू के अटैक की वजह से काफका के पैरों में इंजरी आ गई थी इसीलिए रेनो काफका को अपने कंधे पर बिठा लेता है और उसे अपने कंधे पर बिठाकर रेनो भागने लगता है और भागते हुए रेनो काफका से कहता है कि तुम्हें काइजूस के बारे में बहुत नॉलेज है, इसीलिए काइजूस के ऊपर कैसे अटैक करना है ये मैं तुम्हारे पर छोड़ता हूँ। सो इसीलिए तुम अपनी पूरी पावर से काइजूस के ऊपर अटैक करना। इधर बाकी के कैंडिडेट्स भी काफी अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर ही कीकोरू शिनोमिया सबसे बेहतर काम कर रही होती है और वो देखते देखते सारे काइजूस को मार रही होती है। एंड फिर इसके बाद ही कीकोरू सीधा मेन काइजू के पास जाती है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है एंड उसके पास आती है वो उसकी बॉडी पर एक बॉम्ब से अटैक करती है जिस वजह से काइजू को काफी डैमेज होता है और वो दर्द के मारे अपना मुंह खोल लेता है। एंड कीकोरू उस बात का फायदा उठाती है एंड वो सीधा उसके मुंह के सामने आकर उसके मुंह के अंदर अटैक करती है, जिसके बाद कीकोरू के अटैक की वजह से उस मॉन्स्टर की बॉडी फूलने लगती है और देखते देखते उसकी पूरी बॉडी फट जाती है और इस तरह से उस काइजू मॉन्स्टर का खात्मा होता है। इसके बाद डिफेंस फोर्सेस की मेंबर कोनोमी डिक्लेयर करती है कि फाइनल काइजू को मार दिया गया है एंड इसीलिए ये पूरा एग्जाम खत्म होता है। उस काइजू के ब्लास्ट होने का धमाका लगभग सभी कैंडिडेट्स को दिखता है, इवन काफका और रेनो को भी, और इसीलिए काफका रेनो से कहता है कि ये कैसे हो सकता है, उस छोटी सी बच्ची ने इस पूरे मैच को इतनी जल्दी कैसे खत्म कर दिया। लेकिन अब क्योंकि मैच खत्म हो गया होता है इसीलिए वो दोनों जमीन पर लेटकर आराम करने लगते हैं। हालांकि इधर दूसरी तरफ हमें देखते हैं कि यहाँ पर वाइस कैप्टन सोशिरो काफी गुस्सा होता है एंड वो अपनी टीम से बोल रहा होता है कि इस पूरे टेस्ट को तैयार करने में उन्हें काफी टाइम लगा था और उन्होंने ये सोचा था कि मैच के अंदर काफी सारे कैंडिडेट्स आउट होकर बाहर हो जाएंगे और ये मैच काफी लंबा भी चलेगा। लेकिन उस कीकोरू नाम की लड़की ने इस मैच को बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया और उसकी वजह से ही बहुत सारे कैंडिडेट्स आउट भी नहीं हुए, इसीलिए अब हमें उन सबको भी पास करना पड़ेगा। इधर मैच के ग्राउंड के ऊपर हम ये देखते हैं कि जब इधर कीकोरू ने फाइनल काइजू को मार दिया होता है तब वो यहाँ पर खुद से ये सवाल करते हुए कहती है, पापा मैंने सब कुछ परफेक्टली किया ना। बट यहाँ कीकोरू खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसे पीछे से किसी की शैडो दिखती है एंड जैसी वो पीछे देखती है वैसी वो ये देखती है कि वहाँ पर उसके सामने एक दूसरा मॉन्स्टर होता है और वो भी बेसिकली एक ऐसा काइजू मॉन्स्टर होता है जो कि देखने में काफी हद तक काफका के काइजू मॉन्स्टर जैसा होता है। उसे देखकर कीकोरू ये सोचने लगती है कि आखिर ये काइजू कौन हो सकता है, क्योंकि इस मैच के अंदर उन सभी को इस काइजू के बारे में नहीं बताया गया था। अब हालांकि वो ये सब सोच रही होती है कि तभी वो काइजू अपनी एक फिंगर को कीकोरू के सामने करता है, जिसके बाद कीकोरू के ऊपर एक जोरदार अटैक होता है और वो अटैक इतना जोरदार होता है कि वो अटैक कीकोरू का पूरा सूट चीरकर उसके अंदर घुस जाता है और उसके ऑर्गन्स को भी डैमेज करने लगता है। इसके बाद ही हम काफका और रेनो को देखते हैं जो कि मैच खत्म होने की खुशी में आराम कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग ये देखते हैं कि इनके सामने तो ऐसे काइजू जो कि मर चुके थे वो वापस से जिंदा हो जाते हैं और उनकी बॉडी भी वापस से जुड़ जाती है। ये देखकर रेनो और काफका दोनों को ही कुछ भी समझ नहीं आता। अगले पल हम फिर से कीकोरू को देखते हैं जो कि काफी जख्मी हो चुकी होती है एंड वो खुद से ये कहती है कि अच्छा हुआ कि उसने सही टाइम पर शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो इस हमले से उसका दिल भी डैमेज हो सकता था और उससे उसकी मौत भी हो सकती थी। इसके आगे कीकोरू देखती है कि जिस बड़े से काइजू को उसने मारकर मैच को एंड किया था उसे उस अनजान से काइजू ने फिर से रिकवर कर दिया है एंड उसकी बॉडी को एक बार फिर से जोड़ दिया है। उस बड़े से काइजू को ठीक करके वो अनजान काइजू उससे कहता है कि मैंने तुम्हें ठीक कर दिया है और अब तुम्हारी सारी पावर लौट आई है और इसीलिए यहाँ से बाकी चीजें मैं तुम पर छोड़ता हूँ, जाओ और अपना कमाल दिखाओ और इन सभी से अपना बदला लो। और फिर ये बोलकर वो अनजान काइजू वहाँ से गायब होने लगता है, लेकिन पूरी तरह से गायब होने से पहले वो कीकोरू के सामने एक बार फिर से अपनी फिंगर करता है, जिस वजह से कीकोरू की बॉडी के ऊपर और भी कई सारे अटैक्स हो जाते हैं एंड कीकोरू बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। इधर दूसरी तरफ वाइस कैप्टन सोशिरो और बाकी लोग ये सब देख रहे होते हैं एंड इसीलिए जैसे वो लोग ये देखते हैं कि वो बड़ा सा काइजू फिर से रिस्टोर हो चुका है, वैसे वो लोग भी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। बट उसे देखकर सोशिरो ये कहता है कि अगर इस काइजू मॉन्स्टर ने खुद को फिर से रिस्टोर कर लिया है तो अब तो इस ऐसे काइजू को सिर्फ एक ही बंदा हरा सकता है और वो है 3rd डिवीजन कैप्टन मीनाशिरो। एंड फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो सब लोग भी कैंडिडेट्स को बचाने के लिए और काइजू को मारने के लिए फील्ड पर आ जाते हैं। इधर हमें फिर से मैच का ग्राउंड दिखता है जहाँ पर सारे कैंडिडेट्स डर के मारे इधर
उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन कीकोरू खुद से कह रही होती है कि मैं अभी भी लड़ सकती हूँ और मैं इस काइजू को मार सकती हूँ। और इस दौरान ही कीकोरू को अपनी मेमोरीज में कुछ याद आता है, जहाँ पर वो ये देखती है कि उसके फादर उससे बोल रहे होते हैं कि इस कंट्री की भलाई के लिए उसे परफेक्ट बनना होगा। एंड फिर इन बातों को याद करके वो प्रेजेंट टाइम में खुद से कहती है कि उसे परफेक्ट बनना ही होगा। और फिर ये बोलकर चिल्लाते हुए वो काइजू को मारने के लिए आगे जाती है। लेकिन जब कीकोरू उसे मारने जा रही होती है तभी वो काइजू मॉन्स्टर उस पर बहुत जोर से अटैक करता है, और एक ही नहीं बल्कि वो उस पर 3-4 अटैक करता है, जिस वजह से कीकोरू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इन सारे हमलों के बाद ही कीकोरू भी हार मान जाती है एंड वो अपने डैड को याद करके उनसे माफी मांगती है। और उसके सामने जो बड़ा सा काइजू होता है वो एक बड़े से ब्लास्ट को तैयार कर रहा होता है, और ब्लास्ट को तैयार करके वो सीधा उससे कीकोरू पर अटैक करता है। लेकिन जैसे कीकोरू सामने देखती है वैसी वो देखती है कि उसके सामने काफका आ चुका है, और यहाँ पर काफका कीकोरू से कहता है तुमने कमाल का काम किया कीकोरू। और फिर ये बोलकर काफका खड़ा हो जाता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि काइजू का जो बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट कीकोरू की तरफ आ रहा था वो अब दूसरी साइड जाकर गिर चुका होता है। बट ये देखकर जैसे कीकोरू अपने सामने देखती है वैसी वो देखती है कि उसके सामने काफका असल में एक काइजू बन चुका है, और उसने उस बड़े से काइजू मॉन्स्टर के एनर्जी ब्लास्ट को डिफ्लेक्ट किया है। यहाँ कीकोरू जब काफका के काइजू फॉर्म को देख लेती है तभी काफका भी बहुत सीरियस होकर कीकोरू का नाम लेता है। लेकिन अगले पल वो कीकोरू के सामने आता है और उसके सामने बैठकर वो चिल्लाते हुए उससे कहता है कि प्लीज वो उसका सीक्रेट किसी को ना बताए। लेकिन काफका को इस तरीके से रिएक्ट करते हुए कीकोरू देखकर भी शॉक हो जाती है। लेकिन उसके बाद ही उनके पीछे जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो फिर से ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लास्ट जैसे उनके पास आता है वैसे काफका एक बार फिर से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। ये सब देखकर कीकोरू काफका से इस बारे में पूछती है, लेकिन काफका उससे कहता है कि वो इस बारे में उसे बाद में बता देगा क्योंकि इस टाइम पर उसे इस मॉन्स्टर को संभालना है। इसके बाद काफका अपने पंच को तैयार करता है एंड हम ये देखते हैं कि उसके पंच के आसपास बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जमा हो जाती है, और फिर काफका सीधा मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। इधर वो काइजू मॉन्स्टर भी काफका पर अटैक करने के लिए अपना पंच आगे करता है, और उसी को रोकने के लिए काफका भी उस पर पंच मारता है, जिसके बाद उन दोनों के पंच टकराते हैं और उन दोनों के पंच से वहाँ पर बहुत ही तेज इंपैक्ट होता है। लेकिन काफका का पंच इतना इंपैक्टफुल होता है कि उसकी वजह से उस बड़े से मॉन्स्टर की सारी हड्डियां टूट जाती है और उसका पूरा शरीर बिखर जाता है और वो काइजू खत्म हो जाता है। ये सब देखकर कीकोरू बड़ी हैरानी से काफका को देख रही होती है, लेकिन इतने में ही काफका कीकोरू की तरफ पंच बढ़ाता है और कीकोरू के पीछे जो काइजू होता है वो उसे मारकर भी खत्म कर देता है। इन सब के बाद काफका वापस इंसान बन जाता है और वो कीकोरू से कहता है कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर रेनो आता है और वो जोर से काफका को मारता है एंड वो काफका से कहता है कि जब तुम मुझे छोड़कर यहाँ पर आ गए थे तभी मैं समझ गया था कि तुम यहाँ पर काइजू बन के शो ऑफ कर रहे होगे। बट यहीं पर ही हम ये देखते हैं कि क्योंकि कीकोरू बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी इसीलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर अगले पल वहाँ पर डिफेंस फोर्सेज वाले आ जाते हैं, जिनमें कैप्टन मीना और वाइस कैप्टन सोशिरो भी होते हैं। इसके बाद डिफेंस फोर्सेज वाले यहाँ पर चेकअप करते हैं और उन्हें पता लगता है कि यहाँ के सारे काइजूस को खत्म कर दिया गया है। इसके बाद ही वो सारे कैंडिडेट्स को इवैक्यूएट कर लेते हैं एंड फिर उन्हें रिपोर्ट मिलती है कि सारे कैंडिडेट्स को बचा लिया गया है और किसी को भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इन सब में सिर्फ कीकोरू शिनोमिया ही ऐसी है जो कि काफी ज्यादा जख्मी हुई है, बट उसे भी जान का खतरा नहीं है। बट हालांकि यहाँ पर कैप्टन मीना वाइस कैप्टन सोशिरो से कहती है कि मैं जानती हूँ कि कीकोरू काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके लिए सब अकेले करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ तो हुआ है। सो इसीलिए यहाँ की इन्वेस्टिगेशन करो और पता लगाओ कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। इसके बाद ही हमें हॉस्पिटल का सीन दिखता है, जहाँ पर फर्स्ट एड रूम के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर काफका और रेनो दोनों एक साथ होते हैं और यहाँ काफका को कई सारी पट्टियां लगी होती है और रेनो उससे बोल रहा होता है कि तुम काफी लकी हो कि तुम्हें इतनी कम इंजरीज आई हैं। इसके साथ ही रेनो काफका को ये भी बताता है कि कीकोरू भी ठीक है, उसे जान का खतरा नहीं है और इस टाइम पर उसे टॉप मेडिकल टीम देख रही है। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि इनके रूम के बाहर 3rd डिवीजन की कैप्टन मीना खड़ी होती है और वो अगले पल ही रूम के अंदर एंटर हो जाती है। मीना को देखकर वो दोनों से देखने लगते हैं और रेनो मीना से पूछता है कमांडर आप यहाँ क्या कर रही हैं? जिस पर मीना उन दोनों को थैंक यू बोलती है और उनसे ये कहती है कि उन दोनों ने मैच ग्राउंड के ऊपर काफी लोगों को बचाया है और उनके इस काम के लिए वो उन दोनों को सैल्यूट करती है। अब ये बोलकर मीना वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर काफका का मन करता है कि वो मीना से बात करें क्योंकि एज ऑफ कोर्स मीना उसके बचपन की दोस्त है, लेकिन काफका खुद को कंट्रोल करता है और वो ये सोचता है कि वो उससे तभी बात करेगा जब वो डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर लेगा। इसके अगले सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि एक टॉयलेट के अंदर वही काइजू बैठा होता है जिसने की टेस्ट ग्राउंड के अंदर काइजूस का अटैक करवाया था और यहाँ पर बैठकर वो खबर पढ़ रहा होता है, जहाँ से उसे पता लगता है कि काफी सारे लोगों को बहुत सी इंजरीज आई हैं लेकिन किसी की भी मौत नहीं हुई है। और ये खबर पढ़ के वो खुद से बोल रहा होता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई नहीं मरा, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा हुआ कैसे कि कोई भी नहीं मरा? कुछ तो अजीब है और मुझे इसका पता लगाना होगा। इसके बाद इस काइजू को एक फोन आता है और फोन उठाते उसे आवाज आती है जो कहता है जल्दी से जगह पर आ जाओ, लंच टाइम ओवर हो गया है। और फिर ये बोलकर वो मॉन्स्टर कहता है अभी आया। और फिर अगले पल हम ये देखते हैं कि वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है और देखते ही देखते एक ह्यूमन बन जाता है और फिर बाहर आकर वो अपनी ड्रेस पहनता है, जिस ड्रेस से हमें पता लगता है कि ये आदमी भी उसी कंपनी के अंदर काम करता है जिस कंपनी में काफका काम करता है, यानी कि ये काफका का कलीग है एंड यही वो मॉन्स्टर है जिसका नाम काइजू नंबर 9 है। तो दोस्तों आखिर ये सब क्या चल रहा है? आखिर ये काइजू नंबर 9 कौन है और ये काइजू नंबर 9 काफका की तरह कोई इंसान कैसे हो सकता है? और अगर ये काफका के साथ ही काम करता है तो क्या ये काफका के बारे में जानता है? क्या ये जानता है कि काफका ही काइजू नंबर 8 है या ये रहस्य अभी भी इससे छुपा हुआ है? और आखिरकार इसका इंटेंशन क्या है? ये क्यों आखिर इंसानों के पीछे पड़ा हुआ है? और आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि कोई ह्यूमन काइजू बन जाए? तो दोस्तों सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब सिर्फ एक है और वो है हमारा चैनल। तो अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं और काइजू नंबर 8 की आगे की स्टोरी जाननी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स के अंदर काइजू नंबर 8 जरूर लिखना और इस वीडियो के ऊपर 2000 लाइक्स का एम जल्दी से पूरा कर देना ताकि
ताकि हम भी काइजू नंबर 8 के ऊपर और भी सारी वीडियोस लेकर आएं और आपको इसी तरह से और भी एंटरटेन करते रहें। और अगर आपको ये वीडियो काफी पसंद आई और आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।